हेलो एवरीवन। आप सभी का आकर्ष पथिक पर एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी के अपने इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग करने वाले हैं कंजंक्शंस टॉपिक को। कंजंक्शन टॉपिक जो कि काम करता है किसी सहेली की तरह, जो कि नायक और नायिका का मिलन कराती है, बट इट इज़ जस्ट अ मेटाफर। ये काम करता है क्लॉजेज, फ्रेजेज और वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने का, ज्वाइन करने का, उन्हें जोड़ने का। हम लोग अभी चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। So without wasting a single second, let's start the chapter so that we can complete the chapter as soon as possible. तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहला क्वेश्चन और ऑब्वियस सा क्वेश्चन है जो अराइज होता है वो है व्हाट इज़ अ कंजंक्शन। कंजंक्शन है क्या? तो बुकिश लैंग्वेज में इसका जो डेफिनेशन है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट ज्वाइंस फ्रेजेज और क्लॉजेज। अब हम लोग बुकिश लैंग्वेज का तो मतलब समझ लिए। कंजंक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड है। ज्वाइन कराता है किसको? फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या फिर वर्ड्स को। हाँ, इसके साथ साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी जब वीडियो स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा ये काम करता है उस सहेली की तरह जो नायक और नायिका का मिलन कराती है। तो बिल्कुल ऐसे ही बात है। जब हमें जोड़ना होता है वर्ड्स और फ्रेजेस को तो हम इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं इन कंजंक्शंस को। इन कंजंक्शन का रोल क्या है? ये कंजंक्शन हमारे सेंटेंस को के फ्लो को मेंटेन कराते हैं, उसको स्मूथ बनाते हैं और जोड़ देते हैं वर्ड्स और फ्रेजेस को बेटर फ्लो के साथ। एग्जाम्पल्स के लिए राम श्याम। अब राम और श्याम दोनों को जोड़ना था तो एंड नाम का ये प्रीपोजिशन बीच में आ गया। आई वॉज टायर्ड बट आई केप्ट वर्किंग। अब यहाँ पे दो बातें बोलनी थी। मैं थका हुआ था लेकिन मैं काम भी करता रहा। तो इसी दोनों ही सेंटेंसेस को, दोनों ही फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, ऐसा कहें कि दोनों ही क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, अगर देखा जाए तो इसके पास भी अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब है, इसके पास भी अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब है। तो ये दोनों ही क्लॉज है और इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ता है ये बट नाम का कंजंक्शन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। आई होप आपको कंजंक्शन की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। बट वन मोर थिंग, आप सभी अपने साथ कॉपी पेन रखें साथ में और नोट्स बनाते रहें सो दैट आप बाद में इसे रिवाइज कर सकें। अदरवाइज़ इन वीडियोस को देखने का कोई खास असर नहीं होगा क्योंकि आप बाद में सब भूल जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, हमारा ब्रेन जो है वो भूलने की टेंडेंसी रखता है एंड दैट इज़ अ बून, यू कैन से, एक वरदान है ये। और ये वरदान हमारे लिए अभिशाप बन जाता है हमारी पढ़ाई में। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? टाइम टाइम पर हम चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको एक नोट डाउन करते रहें। शॉर्ट नोट टाइप का ही चाहे बनाते रहें, बट बनाते ज़रूर रहें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डू वी यूज़ कंजंक्शन। हम कंजंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था फ्लो मेंटेनेंस के साथ साथ ये ज्वाइन करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को। इससे हम अवॉइड कर पाते हैं रिपीटेशन को। अब रिपीटेशन को कैसे अवॉइड कर रहे हैं आप इसको इसी पिछले एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स बोला जा रहा है। अब अगर हम एंड का इस्तेमाल ना कर रहे होते और ऐसे बोलते हैं राम इज़ फ्रेंड ऑफ श्याम या श्याम इज़ फ्रेंड ऑफ राम, कितना अजीब सा हो जा रहा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि सेंटेंस गलत है, बट फिर भी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स बोलने से हमारा सेंटेंस कंपैरेटिवली छोटा हो गया और बेटर फ्लो के साथ हम बोल पाए। तो ये काम करता है हमारा कंजंक्शन। इसके साथ साथ ये सेंटेंस को मीनिंगफुल और स्मूथ बनाता है। सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल और स्मूथ महसूस होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है और बेटर फ्लो के साथ हम अपने सेंटेंस को बोल पाते हैं जब हम कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने का कारण क्या है कि हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपने कंजंक्शंस को। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब इनको हम बारी बारी से अभी आगे की स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको बता दूं कि ये 3 टाइप के जो कंजंक्शंस हैं इसको जानना समझना ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कब इस्तेमाल होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कब इस्तेमाल होगा और कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या हैं और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के डेफिनेशन की बात की जाए तो ये हैं दे ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को या वर्ड्स को या फ्रेजेज ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस, वर्ड्स और फ्रेजेज ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, वर्ड्स और फ्रेजेज ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस, इनको जोड़ने का काम करते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो कि बहुत पुरानी है और बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और बहुत ही यूज़फुल भी है स्टूडेंट्स के लिए। ये फैन बॉयज़ नाम का
ट्रिक जो है ये हमें बहुत हेल्प करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने में, जहाँ पर F स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर एंड, N स्टैंड्स फॉर नॉर, B स्टैंड्स फॉर बट, O स्टैंड्स फॉर और, Y स्टैंड्स फॉर येट एंड S स्टैंड्स फॉर रिजल्ट। हमें रिजल्ट बताना है तो हम सो का इस्तेमाल करते हैं, रीज़न बताने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ हमें कोई और इन्फॉर्मेशन का एडिशन करना होता है तब हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव चॉइस बोलने के लिए, कोई चॉइस है जो नकारात्मक तरीके की है, मतलब हम उन्हें चॉइस दे ही नहीं रहे हैं दरअसल, तब हम नेगेटिव चॉइस के केस में नॉर का इस्तेमाल करते हैं। बट का इस्तेमाल हम कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए करते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। अभी आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि वो कह रहा था कि आई एम टायर्ड बट आई केप्ट वर्किंग। इसका क्या मतलब हुआ? आई वॉज टायर्ड बट आई केप्ट वर्किंग। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में बात हो रही थी, एक क्लॉज जो था वो कह रहा था कि वो थका हुआ है, जबकि दूसरा क्लॉज कह रहा है कि वो काम करता रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों ही क्लॉज एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी थे। कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट थे या विरोधाभासी थे, और इस अवस्था में कॉन्ट्रास्ट जब हो तब हम बट का इस्तेमाल करते हैं। चॉइस देने के लिए हम और का इस्तेमाल करते हैं। अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट को बताने के लिए यट का इस्तेमाल होता है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। इनको और ज़्यादा बेटर वे में हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। जिनको ये नहीं पता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं जिनके पास अपना खुद का सब्जेक्ट वर्ब होता ही होता है, उसके साथ साथ वो अपना खुद का मीनिंग भी क्लियर रखते हैं। इस यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज का सीधा सीधा मतलब है सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि अपना खुद का मीनिंग क्लियरली बताने में सक्षम हो, एबल हो, यानी उसके पास खुद का सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो होगा ही होगा, बट वो अपना मीनिंग क्लियरली बता सकता है। इस वाले सेंटेंस को जो अपना खुद का मीनिंग क्लियरली बता ले जाए, कुछ भी मिसिंग ना महसूस हो, उस वाले क्लॉज को, सेंटेंस के उस हिस्से को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। Now let's talk about some examples of coordinating conjunctions. Coordinating conjunction के examples में हम बात करें I wanted to go but it was raining. अब I wanted to go ये भी एक independent clause है, इसका मतलब मैं जाना चाहता था। But it was raining ये भी एक independent clause है। दोनों ही independent clause को जोड़ा जा रहा है, और मैं जाना चाहता था बट नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि पानी बरस रहा था। तो इस वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रेरी सेंस था, कॉन्ट्रास्ट था दोनों ही क्लॉजेज में, तब हमने इस्तेमाल किया बट नाम का एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और उनको जोड़ रहा है बट नाम का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सी स्टडीड हार्ड सो सी पास्ड। अब ये दोनों ही क्लॉजेज जो हैं वो क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं और सो नाम के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। डू यू वांट टी और कॉफ़ी। अब और का इस्तेमाल चॉइस देने के लिए, क्या चाहते हो तुम, चाय या फिर कॉफ़ी। क्या देना था यहाँ पे? हमें क्या देना था? चॉइस देना था, तो हमने और का इस्तेमाल किया। अब इसी चॉइस को हम निगेटिव कर सकते हैं, मतलब हम चॉइस ना देते तब हम वहाँ पे नॉर का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से सो का इस्तेमाल रिजल्ट बताने के लिए किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट रूल है इसी से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट रूल कॉमा का है, कॉमा से रिलेटेड है कि व्हेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जब भी ज्वाइन करता है कौन? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तब हम इस्तेमाल करते हैं वी यूज़ अ कॉमा बिफोर इट। whenever we are joining two independent clauses, we are going to use a comma before the coordinating conjunction, the used coordinating conjunction. It is very important, keep it, memorize it, because it is a rule which is related to your punctuation chapter, जो कि आपके punctuation को भी better बनाएगा। he was late so he missed the bus। ये he was late so he missed the bus, so से just पहले यहाँ पे आपको कॉमा नज़र आ जाएगा। आई होप आपको रूल क्लियर हुआ होगा। Now everyone, let's move towards subordinating conjunction. Subordinating conjunction ऐसे कंजंक्शन जो कि ज्वाइन करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से। एक डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होगा जो अपनी खुद की मीनिंग क्लियरली नहीं बता पाता है। एक क्लॉज जो कि डिपेंड करता है किसी और क्लॉज पर फॉर इट्स मीनिंग, अदर ऑन द अदर फॉर मीनिंग के लिए जब वो दूसरों पर निर्भर हो, तो उस क्लॉज को हम कहते हैं क्या? डिपेंडेंट क्लॉज। और जिस क्लॉज पर वो डिपेंडेंट रहता है वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो यहाँ पे बिकॉज, ऑल दो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, टिल, ये सब जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का काम करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि इनका इस्तेमाल किस किस सिचुएशन में करना है। इसको हम अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल्स की बात करें तो आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। बिकॉज इट वाज रेनिंग एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है ये? क्योंकि जब भी हम बोलते हैं बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो ये अपना खुद का मीनिंग नहीं बता पा रहा है। बिकॉज लगा के अगर हमने कोई बात बोली तो हम कहेंगे आगे क्या कहना क्या चाहते हो। बिकॉज इट वॉज रेनिंग तो सो वॉट, आई स्टेड एट होम, दैट इज़ द आंसर। आई स्टेड एट होम ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऑल्दो ही इज़ पुअर, अब ऑल्दो ही इज़ पुअर बोल कर अगर मैं रुक जाऊँ, यद्यपि कि वह गरीब है बोल कर अगर कोई रुक जाए तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सवाल उठेगा कि आगे आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये एक हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ही इज़ ऑनेस्ट, तो ये ही इज़ ऑनेस्ट जो है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ऑब्वियस सी बात है, अपनी मीनिंग खुद ब खुद बता ले जा रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये अपनी मीनिंग खुद ब खुद नहीं बता पा रहे। ऑल्दो ही इज़ पुअर अपनी मीनिंग खुद ब खुद नहीं बता पा रहा है। ही इज़ ऑनेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, दैट इज़ वाई ऑल्दो ही इज़ पुअर एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और इसको जोड़ना है किससे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से, तो हमने इस्तेमाल किया ऑल्दो नाम का एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो रूल क्या याद रखना है, when we are joining a subordinate clause with a main clause we are going to use subordinate conjunction। main clause को जोड़ना है किससे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल तब होगा जब मेन क्लॉज जुड़ रहा होगा किससे, सबऑर्डिनेट क्लॉज से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसका नाम ही इसीलिए है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इससे जोड़ना होता है किसे, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को किससे, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को किससे, सबऑर्डिनेट क्लॉज को ये जोड़ेगा किससे, मेन क्लॉज से। तो उस सिचुएशन में इसका नाम ही रख दिया गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि ये जोड़ता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को किससे, मेन क्लॉज से। आई होप बातें आपको समझ आई होंगी। वी विल गो आउट इफ़ इट स्टॉप्स रेनिंग, हम लोग बाहर जाएंगे इफ़ इट स्टॉप्स रेनिंग। अब इफ़ इट स्टॉप्स रेनिंग को अगर बोला जाए खाली, इधर की बात ना बोली जाए, तो हमें समझ में आएगा कि अरे यहाँ पे कुछ तो अधूरा है। इफ़ इट स्टॉप रेनिंग सो व्हाट, आप कहना क्या चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक ये हो गया हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज। सो इफ़ इट स्टॉप्स रेनिंग ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, इसको जोड़ना था वी विल गो आउट से एक मेन क्लॉज से। तो इस वजह से इफ़ नाम का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ। तो क्या करना है, जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ना है मेन क्लॉज से, तब हम इस्तेमाल करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोजीशन रूल। पोजीशन रूल क्या है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं, मतलब अपने सेंटेंस में किस जगह पर इनका पोजीशन होता है, कहाँ पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल हो सकते हैं, एग्जाम्पल में आपने देखा है। इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस भी ये एग्जाम्पल में आपने देखा, ये भी इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस भी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए एक एग्जाम्पल मैंने बना रखे हैं। तो बिकॉज आई वॉज टायर्ड आई स्लेप्ट अर्ली, अब बिकॉज जो है स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में ही स्टार्ट हो गया, इस्तेमाल हो गया। तो क्या कहने का क्या मतलब हुआ कि हम स्टार्टिंग में भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं और बीच में भी। आई स्लेप्ट अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड, देखो यहाँ पे भी सेंस कंप्लीट कर रहा है। तो यानी कि हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, बिगिनिंग में भी और कहाँ इस्तेमाल करें, मिडिल में भी, बट इन द एंड नहीं इस्तेमाल होता है, याद रखना है आपको बात। इन द एंड लगा दिया तो गलत कर दिया। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ पर, ईदर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। आई होप ये रूल आपको क्लियर हुआ होगा। Now let's talk about the third and last type which is correlative conjunction। correlative conjunction ऐसे conjunction हो हैं which are used in pair to join equal sentences part। equal sentences part का मतलब जो equal level के होते हैं, equal degree के होते हैं, उन parts को ये join कराते हैं। always work in together मतलब एक साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे कुछ common correlative conjunctions की बात की जाए तो उसमें either और, neither nor, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो या वेदर और, इनका भी इस्तेमाल होता है एज कोरिलेटिव कंजंक्शन। वेदर और आई गेस आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा इसको अच्छे से, वेदर और का इस्तेमाल भी होता है एज कोरिलेटिव कंजंक्शन। अभी एग्जाम्पल से और बेटर समझ में आएगा। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स एवरीवन। ईदर यू स्टडी और यू फेल, अब ईदर और ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं और या तो तुम पढ़ो या फिर तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। इधर यू स्टडी और यू फेल, या तो तुम पढ़ते हो या तो फेल होते हो, तो पढ़ो और फेल मत हो। समझे कि नहीं, सी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वो ना ही
इंटेलिजेंट है, ना सिर्फ इंटेलिजेंट है बल्कि वो हार्ड वर्किंग भी है। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो इस्तेमाल हुआ, और इनके बीच में आने वाला ये जो पार्ट है जिसको ये जोड़ रहा है वो सेम डिग्री के हैं, सेम लेवल के हैं, दोनों ही क्या हैं, एडजेक्टिव है। तो इस तरह से ये कोरिलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं। बोथ राम एंड श्याम, अब यहाँ पे राम एंड श्याम क्या है, बोथ आर नाउन, और जो कोरिलेटिव कंजंक्शन बोथ एंड इस्तेमाल हुआ है वो सेम डिग्री सेम लेवल को ज्वाइन करा रहे हैं। इस तरह से कोरिलेटिव कंजंक्शंस के यूज़ को समझ के रखना कि ये जब भी ज्वाइन कराएंगे तो सेम डिग्री या सेम लेवल के वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को ज्वाइन कराएंगे, सेम डिग्री सेम लेवल के। मतलब या तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव कराएंगे या तो नाउन नाउन कराएंगे वगैरह वगैरह। पूरा का पूरा सेंटेंस भी हमारा जो हमें क्लॉज पूरा का पूरा नज़र आता है वो भी सेम लेवल या सेम डिग्री का हो सकता है। यू स्टडी यू फेल, सेम डिग्री सेम लेवल का। यू स्टडी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू फेल सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये कहीं ना कहीं सेम डिग्री सेम लेवल के थे, इसलिए इधर और से इन्हें जोड़ दिया गया। कोरिलेटिव कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते समय यही ध्यान देना है कि हम जिन्हें भी ज्वाइन करा रहे हैं वो सेम डिग्री या सेम लेवल के होने चाहिए। सो आई होप तुम लोगों को वो सारे रूल्स समझ में आए होंगे। तो हम थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हम ऑब्वियस तरीके से करते हैं कभी भी सेंटेंस फॉर्म करते समय या बोलते समय। तो उन कॉमन मिस्टेक्स को हम थोड़ा सा जान लेते हैं और देन हम आफ्टर दैट बात करेंगे अपने अदर टॉपिक्स की। सो लेट्स टॉक अबाउट कॉमन मिस्टेक, जैसे कि यूजिंग टू कंजंक्शन टुगेदर, दो कंजंक्शन को एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये भी एक गलत तरीका है कंजंक्शन के इस्तेमाल का। रॉन्ग पेयर ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन, बिल्कुल याद रखना जो पेयर हमारा होना चाहिए वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वो सेम डिग्री सेम लेवल का होना चाहिए। या फिर ईदर के साथ नॉर नहीं इस्तेमाल करोगे, ईदर के साथ तुम और ही इस्तेमाल करोगे, नीदर के साथ तुम और नहीं इस्तेमाल करोगे, नीदर के साथ तुम नॉर ही इस्तेमाल करोगे। बोथ के साथ एंड इस्तेमाल होता है, बोथ के साथ सो बट नहीं इस्तेमाल करोगे। तो कहने का क्या मतलब है, रॉन्ग पेयर ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करना है। मिसिंग कॉमा वर नीडेड, जहाँ पर कॉमास की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम कॉमास को भूल जाते हैं। तो जहाँ पर कॉमास की ज़रूरत है वहाँ पर कॉमा पुट करना ही होता है। अब मैंने आपको बताया है कहाँ पे कॉमा पुट होता है, बिकॉज बट ही वॉज लेट। अब यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, बिकॉज बट ही वॉज लेट। ये क्या बात हुई, बिकॉज भी इस्तेमाल कर लिया बट भी इस्तेमाल कर लिया। या तो बोलो बट ही वॉज लेट या तो बोलो बिकॉज ही वॉज लेट, दोनों ही बातें तब सेंस करेंगी। लेकिन जब दोनों ही कंजंक्शन हम एक साथ इस्तेमाल कर लेंगे तब उस सिचुएशन में जो हमने सेंटेंस फ्रेम किया होगा वो गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉमन मिस्टेक्स क्लियर हुई होंगी। नाउ इट इज़ योर टाइम, show some knowledge, show some attention and do practice. Identify the conjunction in the following sentences and comment down your answer. I hope you all have enjoyed the video. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग चीज़ों के नोट्स ज़रूर बनाते रहें। अगर आपको लगता है कि वीडियो फास्ट वे में जा रही है तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं। ये पॉज नाम का बटन आप ही के लिए बना है, तो तुरंत इस बटन को ऐसे बना दें और उसके बाद अपने नोट्स को क्लियर कर लें एंड देन आफ्टर दैट आप वीडियो को आगे चलाएं, सो दैट आप अच्छे से अपने नोट्स को जब चाहे तब रिवाइज कर सकें और ये आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा। आई होप आप सभी नोट्स ज़रूर बनाएंगे। एंड नेक्स्ट हम थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं, ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए है, फिल इन द ब्लैंक्स के, इसके भी आंसर्स आपको देने हैं। आई वॉज टायर्ड, आई कंटिन्यूड वर्किंग। अब यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन फिल होगा, सी विल पास, सी स्टडीज़ वेल, इसका भी कंजंक्शन आपको बताना है। इसमें राम श्याम को वॉज सिलेक्टेड, यहाँ पे कौन से कंजंक्शन आएंगे इसके बारे में भी आपको बताना है। आई होप वीडियोस में आपकी ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो आपको आसान लग रहे होंगे और आप कर पा रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप कहीं ना कहीं कंजंक्शन समझ रहे हैं और समझ गए हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा नोट्स बनाना ज़रूरी है, आप इसको रिवाइज ज़रूर करें। सो लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट वी हैव स्टडी। जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका एक समरी ले लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। कंजंक्शन क्या है, जॉइनिंग वर्ड्स हैं जो फ्रेजेस और क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, और इनके तीन मेन टाइप हमने पढ़ा, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव ये तीन मेन टाइप हैं, बट इसमें कोऑर्डिनेटिंग को याद करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक आपने जाना है, वो है फैन बॉयज़। ये हमेशा हेल्प करता है आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने में। बाकी के सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव इनको तो आपको स्पेशली याद करना पड़ेगा, बट फैन बॉय से आपको कोऑर्डिनेटिंग तो अच्छे से याद हो जाएंगे। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा और आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करेंगे और उनके आंसर्स कमेंट में ज़रूर बताएंगे। एंड आपको बता दूं नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो हमारी पीओएस सेक्शन की इंटरजेक्शंस पर नेक्स्ट सैटरडे या संडे तक आ जाएगी। एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। कमेंट डाउन योर आंसर्स, इट इज़ इसेंशियल फॉर यू ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग। मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।